हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। एज दिस है कि वीकेंड पे हम सोए पड़े होते हैं और यूपीएससी की ड्रीम्स जाग रही होती हैं। सो हेंस गेट अप एंड लेट्स स्टडी। पानी वानी ला के दूँ तो बताओ। राइट, सेम क्लास सेम सिस्टम। वीकली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज पहले, फिर मेंस का क्वेश्चन, फिर टॉपिक्स। राइट, सो लेट्स गो फॉर दी एमसीक्यूज। 6 क्वेश्चन में से 4 से ऊपर चॉकलेट। नया रूल है, जो 4 से नीचे होगा मुझे चॉकलेट देगा। सपना जी इज़ इंडेटेड टू 2 चॉकलेट्स। देंगे नहीं मुझे पता है, बातों में शेयर हैं बस। 6 क्वेश्चंस जस्ट। हाँ जी, मेरे को भी नहीं दिख रही, मुझे भी मोटिवेशन आती है पढ़ाने की। बहुत तगड़ी मोटिवेशन आती है मेरे को डार्क चॉकलेट से। चीटिंग? ये देखो, आपकी सहेली नहीं मान रही, साथ में छी छी कर रही है। क्लासरूम आपका अपना है ना। आप लोग जाओ तो बेटर अरेंज होना चाहिए। आप लोग जाते तो ऐसे होता है, तो फिर मैं भी ऐसे ही पढ़ा पाऊँगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा। अपना घर समझो यार। ये जो भी करता है सुधर जाओ, अभी उम्र है सुधरने के, अभी सुधर जाओ। महिमा इस दफे ये कैसा सवाल बनाया है। अनपढ़ आदमी, आंसर लिख के देना था। छः ही मिनट हैं, हो गए। आज खुश कर देना मुझे। दैट्स व्हाट आई मेंट। ये साथ में 2 दुकानें छोड़ के अन्नपूर्णा है। ये आपको पता है, ये केस पता है आपको? ये डॉक्टर्स वापस कर देते थे जो पीजीआई में। आपके साथ हुआ था वो? पीजीआई वाला तो मैं कब आपके साथ, केस तो मैंने करा था। बड़े ही गंदे आदमी, बहुत ही गंदे आदमी मंगा के वापस कर देते हैं। बहुत। कहाँ पे हुआ था आपसे? आईजीएम सरकारी है ये, तो सरकार वाले ही करते हैं। एंड आई थिंक दैट जो सरकार वाले ये चोरी कर रहे हैं ना, ये इससे तो प्राइवेट वाले बढ़िया हैं, ठोक बजा के बिल ले रहे हैं, 5 लाख रुपए दे, बात खत्म। पर वो अपनी गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मरे हुए बंदे को दवाइयाँ लगाई जा रहे हैं, बॉडी नहीं दे रहे, पैसे दे दो। चल, हमारे कवर पेज पे अमित शाह जी हैं ना, उनसे कहेंगे हम। अब तो हो गया होगा यार।
चलो चलो 4 से ऊपर चॉकलेट लेके जाओ, मेरे 5-7 चॉकलेटें आज खर्च करवा दो। हाँ जी, आपको दिख नहीं रही चॉकलेट? मुझे भी नहीं दिख रही, मैंने जेब में रखी है। भगवान ने दिमाग दिया इसलिए, मेरे को भगवान ने दिमाग दे दिया और उसको हमने वर्कआउट करा। इंटेलेक्चुअल जिम। हम ना 2 तरीके से खाना खाते हैं ज़िंदगी में। कंजम्पशन इज़ थ्रू स्टमक एंड द ब्रेन। दोनों में हेल्दी फूड डालेंगे तभी आईएएस बनेंगे, है ना। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी करनी है। और ये चैट जीपीटी वाले क्वेश्चन नहीं है ना, ये ऐसे कॉपी पेस्ट थैंक यू। कोई किसी का अगर किसी में हिम्मत हो क्लेम कर दे कहीं से कॉपीड है, भाई साहब ज़िंदगी में पढ़ाऊँगा नहीं अगली बार। रात को बैठ के बनाता हूँ जब दिमाग तेज चल रहा होता है। ऑनलाइन वाले लोग यार आपको चॉकलेट की जिफी भेज देंगे, ले लो 6x6। अरे मीटिंग तो नहीं बंद हो गई थी, 1 सेकेंड। आ गए 6, दिख रहे हैं मुझे चॉकलेट आती हुई। महिमा जी अमूल 50% डार्क। सपना जी कौन सी थी वो, यू हैव टू अर्न इट, बॉर्नविल। बॉर्नविल बर्बन नहीं, बॉर्नविल BOURNV। कोई मैं खा लूँगा, आपने क्या करनी है। बॉर्नविल वो वाली ब्लूबेरी वाली। कोई ना शक्ल बना लो, खानी तो मैंने है, मैं अच्छी शक्ल बनाऊंगा। वो जोक सुना था कितनी है, पत्नी पत्नी वाला जोक सुनाते हैं ना आजकल। तो पति कहता है कि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ बना ले, वो मुंह बना लेती है। चलो जी, डन डना डन डन। कल आऊँ? सोए नहीं रात को भाई, इसमें तो लाइट भी थी। आप ये भी नहीं कह सकते लाइट चलेगी सर, लाइट थी वहाँ पे, मैं भी वहीं था। मेरे पास नहीं इन्वर्टर, जाती नहीं लाइट, क्या करना है। बहुत रेयरली, तो दूसरा घर है उधर चले जाओ। 2 मिनट लगते हैं पहुँचने में। अभी एसी का कंप्रेसर ऑन होने में उतना टाइम लग जाता है जितने मैं 19 पहुँच जाता हूँ। इतना क्या सोचना है, सोचिया सोचना हुई है जे सोचे लख बार। आगे कोई अनीत कौर जी सुन रहे हैं मुझे? अनीत जी और फेमस डीएसपी मैडम जी नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आई वॉन्टेड यू टू कंप्लीट दिस, सोचिया सोचना हुई है जे सोचे लख बार। यार सुन पा रहे हैं मुझे ऑनलाइन वाले लोग? प्लीज कंफर्म दैट। यस सर। थैंक यू। चलो चेक करते हैं फिर। होपफुली मुझे चॉकलेट मिलेगी। फर्स्ट का आंसर इज़ ए अमेरिका, सेकंड इज़ बी बॉम्बे, थर्ड इज़ सी चंडीगढ़। ये तो कर्नौलजी में हो गया ABC। फिर
4th इज़ बी बॉम्बे, 5th इज़ ए अमेरिका एंड 6th इज़ बी बॉम्बे, BAB। लो जी, कितने? अमूल 50%। कितने? बॉर्नविल, ब्लूबेरी। ठीक, मैं सारे डिस्कस कराऊंगा, सिर्फ एस्टिमेट वाला थोड़ी। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं कोई परम पिता परमात्मा थोड़ी हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ। इस बारी खैर जैसा रिजल्ट आया ना, मैं कई लोगों को तो बोल रहा उन्होंने कि सर की फ़ोटो लगा ले ऐसे करके अपने कमरे में, पर भगवान नहीं बनना, देखा होगा काम, किसी को भगवान नहीं बनना चाहिए। एनी हाउ, सो लेट्स डिस्कस दीज आंसर्स। UN80 इनिशिएटिव, UN80 इनिशिएटिव में मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, है ना। ऑप्शंस देखो, कुछ नहीं पता कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए, इसमें ऑप्शन से पता लग जाएगा, सवाल की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टीलेटरिज्म, क्लाइमेट चेंज, एफॉरेस्टेशन, ग्लोबल सी लेवल। अगर ये क्लाइमेट चेंज होगा तब भी मल्टीलेटरल बात है, एफॉरेस्टेशन होगा तब भी मल्टीलेटरल बात है, ग्लोबल सी लेवल होगा तब भी मल्टीलेटरल बात है। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? मल्टीलेटरलिज्म। सिंपल एज दैट। दिमाग में बस लाइट होनी चाहिए। ये सही हो गया, वाह। अब आगे जी, सलखन फॉसिल पार्क कहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा फॉसिल पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश। योगी फॉसिल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सो फॉसिल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश। UP PCS कहाँ है? उत्तर प्रदेश। योगी PCS कहाँ है? उत्तर प्रदेश। राइट। सो कहाँ पे है जी फॉसिल पार्क? उत्तर प्रदेश। ये वाली ट्रिक समझ आई? ये वाली ट्रिक समझ आई? आगे चलते हैं। K6 मिसाइल किसके लिए पेपर दे रहे हैं हम? कौन से देश में पेपर दे रहे हैं हम? एक ही नाम सुनाई देता है, कौन सा? इंडिया। आंसर क्या है? इंडिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ यू सी दिस, पिक इंडिया। More than 60% of times you will be right. इंडिया हो, इंडिया। ऊपर को चीनी से नाम ना हो, चिंग पुंग पांग पुंग पांग, पिक इंडिया। 40% गलत होगा, 60% सही होगा, आपकी मर्जी है। आप इस बार 40 में नहीं 60 में है, सॉरी 40 में है, गलत है। चलो जी, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्टिमेट्स कमिटी। 1970 में नहीं, पहली बार हुई। परंतु 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 आई डोंट वॉन्ट यू टू लर्न दैट, आई वॉन्ट यू लर्न अ वर्बैटिम यूज्ड बाय UPSC फॉर द फर्स्ट टाइम। जहाँ UPSC लिखता है 90% वो गलत होता है, जान के गलत बनाने के लिए बोलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वो एक तरह से एग्जामिनर का माइंडसेट समझो, ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम अ रिट, कि मैंने लिख दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर लिख देता इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1970, तब भी हुई थी, है ना। सो वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहा है कि पहली बार तब हुई थी, राइट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ अपने पास नोट कर लो। ट्रस्ट मी, हैक से ही प्रीलिम पास होता है। अब तो मेरे पास गवाहों की लाइन लगी हुई है ना। सो इट इज़, दूसरी ट्रिक याद है, ई इज 30। और बाकी सारी फाइनेंशियल कमेटी में कितने मेंबर थे? 22। कौन सी थी? एस्टिमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गई। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट में कौन मेंबर्स कितने हैं? ई इज 30। ये 22, बात खत्म। समझ गए? देन स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट, क्या लग रहा है? बी लग रहा है, इन्वायरमेंट नॉट क्लाइमेट। ये रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं करता, ये तो कन्वेंशन है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
जो आप ये गूगल पे सर्च करते हो, ये क्लाइमेट आ गया, क्लाइमेट इंडिया का, पानी बारिश आएगी नहीं आएगी, क्या वंडरफुल बारिश आई कल, फुल फॉर्म दे देता तो पकड़ लेते। बहुत वो कौन सा डायलॉग था, बहुत वो हूँ बेटा, अब कैमरा पे हूँ तो बोल नहीं सकता, है ना। सो WMO इज़ वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स क्लाइमेट डेटा फॉर इंडिया, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल फॉर द वर्ल्ड। सिंपल सिंपल सिंपल, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, राइट जी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस्लाम क्यों पीछे रह गया, रिलीजन पे ज़िंदगी बनाई गई, है ना। पर ये न्यूज़ में क्यों है, सारी जगह मार पड़ रही है इनको। पाकिस्तान को हमने 2 थप्पड़ मार दिए, ईरान को इजराइल मारी जा रहा है, पैलेस्टीन को भी इजराइल मारी जा रहा है, लेबनान को भी इजराइल मारी जा रहा है, यमन को भी इजराइल मारी जा रहा है। उसको मेरे को लगता है एक ना पंजाबी में होता था कि एक लड़का था गुंडा, वो इतना उसे आदत थी ना लड़ने की, जब तक दिन में लड़ाई ना हो वो रात को रोटी नहीं खा पाता था, नींद नहीं आती थी उसे। एक दिन ऐसा था उसकी लड़ाई हुई नहीं, अब कोई लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने घूर घार के भी देख लिए बंदे, लड़ाई नहीं हो रही, तो रात को आया, बाप के सिर में पेप्सी की बोतल फोड़ी है, फिर जाके रोटी खाई है। सो इज़राइल का मुझे वो वाला हिसाब लग रहा है, ये मारी जा रहे हैं। अभी इनसे पैलेस्टीन से सीज़ फायर कराया था तो ईरान को पकड़ लिया, लेबनान को पकड़ लिया। अब ईरान से 12 दिन बाद सीज़ फायर हुआ है तो कल सदर्न लेबनान में फिर बॉम्बिंग कर दी। मतलब उसको नींद नहीं आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है पता है। देर आर 2 मेजर रीजन्स फॉर इट, 2 बिग रीजन्स वाई इज़राइल इज़ अटैकिंग एवरीबडी अराउंड। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो गए, भूखे भाने आसपास के देशों से कुछ नहीं कह सकते, वो ड्रामेबाजी है सिर्फ कि मेरे को मारेंगे। अरे भाई कहाँ। सो 2 मेजर रीजन्स, 1 इज़ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी फॉर नेतन्याहू। जो नेतन्याहू इज़राइल के लीडर हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, और फिर मोदी जी से सीख लिया उन्होंने, इलेक्शन आने वाला हो तो पठानकोट वाला अटैक कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर लो और जीत जाओ। ये मोदी जी ने सिखाया, उन्होंने फॉलो किया। और दूसरा कारण, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और चाइना 2 कंपेटिटर्स हैं। चाइना के इकॉनमी इन एवरी सेंस इज बेटर देन अमेरिकन इकॉनमी, बिकॉज चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, सो इट हैज़ मोर लेबर, चीप लेबर, हार्ड लॉज, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप ही है प्रैक्टिकली। सो चाइना की इकॉनमी अब रियल टर्म्स में अमेरिका से बड़ी है जीडीपी में। अब एक ही तरीका है चाइना को रोकने का, एक ही इंडस्ट्री है जो यूएस की बड़ी स्ट्रांग है, डिफेंस। डिफेंस एक तो लॉबी बहुत स्ट्रांग है यूएस में, यहाँ पे रिलीजन पे वोट्स होते हैं, वहाँ पे लॉबी पे वोट होते हैं, डिफेंस लॉबी है, लॉबी डिफेंस लॉबी बहुत स्ट्रांग है। और अमेरिका को अगर चाइना को पीछे छोड़ना है तो फिर वी हैव द डिफेंस। सो व्हाट आर द 2 मेजर रीजन्स फॉर इजराइल अटैकिंग एवरीबडी? One is political expediency of Netanyahu and second is the defense industry and lobby of US. अब सबको क्या चाहिए? ईरान को क्या लग रहा है, काश मैं पहले एयरप्लेन खरीद लेता, S-400 खरीद लेता। पुतिन भैया ने तो बोला था, खामेनी अंकल माने नहीं। पुतिन भैया इज़ रशिया के लीडर, खामेनी अंकल इज़ ईरान के लीडर, सुप्रीम लीडर। नाम भी कैसे कैसे लगते, सुप्रीम लीडर। एनी हाउ, तो अब इससे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एवरीबडी वांट्स डिफेंस इक्विपमेंट। हम K6 मिसाइल उड़ा रहे हैं, S-500 मंगा रहे हैं, USA बोल रहे हैं भैया दे दो प्लीज़, है ना। सो वी वांट, दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द डिफेंस स्पेंडिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट जी। सो कमिंग टू, क्या कौन सा रह गया, लास्ट रह गया, अच्छा। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर UN, सही। ये देखो इसमें क्लेश नहीं लग रहा है, 99 मेंबर है, 100 ही कर लेते यार। 57-58 मेंबर है, 57 मेंबर्स हैं, ये लग नहीं रहा है जान के झूठ लिखा हुआ है। 99 मेंबर, चल सेंचुरी से एक कम। सो ये झूठ है, आंसर इज इनकरेक्ट पूछा है तो 2 ओनली। थैंक यू, राइट जी। चलो देन मेंस वाले भाई लोग प्लीज़, मेरे पास जिन्होंने अभी प्रीलिम देना है उन्होंने तो आंसर लिख दिया है, जिन्होंने मेंस देना उनकी हवा ख़राब है।
जब रिजल्ट आएगा तो मेरी हवा ख़राब हो जाएगी, है ना। मत लिखो, मेरा क्या जा रहा है। ये टॉपिक्स कौन से हैं? ये टॉपिक्स वो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द यूपीएससी मेंस 2025 हैं, राइट। आई एम ब्रिंगिंग देम, गिविंग यू फ्री इवैल्यूएशन, फ्री आंसर, मॉडल आंसर एंड परफेक्ट आंसर। बात करेंगे इन काउंसलिंग की परफेक्ट और मॉडल आंसर में क्या फ़र्क है। पहले आंसर लिख के भेजो, राइट। सो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस and bypassing of legislative scrutiny in the name of urgency undermines the spirit of parliamentary democracy. Critically examine in the context of recent trends in India. सही, इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, इसके कीवर्ड्स को एड्रेस करना है, इसके डायरेक्टिव को एड्रेस करना है। हाँ जी, और कौन सी ऑर्डिनेंस होती है? गवर्नर वाली होती है। अच्छा, मेरे को लगा मेरे से पूछ रहे हो। सो यू टॉकिंग टू योरसेल्फ, ओके प्लीज। ठीक है, वील राइट दिस, और जो सबमिट कर रहे हैं, मैडम योर आंसर इज इवैल्यूएटेड, मिल गया होगा, ले लेना। सो इमरजेंसी पे आते हैं। रात को हिंदुस्तान सो रहा था, बट 12 सिर्फ क्लॉक में नहीं बजे, 12 देश की डेमोक्रेसी में भी बज गए। लिबर्टीज वर लॉक्ड, पीपल वर थ्रोन अवे ड्यू टू वन पर्सन हु सेड देखो बेटा देखो। एग्जैक्टली, ये है इंडिया और ये है इंदिरा। सो इंडिया इज इंदिरा, इंडिया, इंदिरा इज इंडिया। सो ये मैडम को गलत फहमी हो गई कि ये देश तो मैं विद एन आयरन फिस्ट रूल कर लूँगी, यहाँ पे क्या ले आऊँगी? डिक्टेटरशिप ले आऊँगी। शी ट्राइड मिस यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, शी लॉस्ट द इलेक्शंस। One more person had this misconception in 2000, the last elections, 2024, 23-24. This person also had the misconception, but he did not go to this extent. He misused ED and all the agencies. Look at the similarity, please मेरे साथ रहना, दिमाग के साथ थोड़ा सा जाग के। एक औरत को 1975 में मिसकंसेप्शन हुई और उसने इमरजेंसी को मिसयूज़ करा। एक आदमी को लास्ट इलेक्शंस में मिसकंसेप्शन हुई और उसने ईडी को मिसयूज़ करा। ये औरत ने ज़्यादा मिसयूज़ करा था तो ये इलेक्शंस हार गई। ये आदमी ने थोड़ा कम करा था तो 400 पार नहीं, बहुमत मेजॉरिटी तक भी नहीं पहुंच पाया। सो व्हाट डज दिस, बोथ ऑफ दिस प्रूव? दिस प्रूव्स कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। अगर कोई सोच लेगा कि मैं मिसयूज़ करूं, टेम्पररली 1-2 दिन 2 साल तो कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कंधों पे चढ़ के चलना पड़ेगा, है ना। दहाड़ ख़त्म हो चुकी है अब लगभग, राइट। सो कमिंग टू दिस इमरजेंसी ईयर, अब इस पे आंसर बहुत आ सकता है, वेरी मच पॉसिबल। वाई इज इट इन न्यूज़? बिकॉज अभी 50 साल हुए, 1975 में लगी थी, 2025 है, प्रीलिम मेंस दोनों में आ सकता है, राइट जी। तो इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी थी, एग्जैक्टली 50 साल हो गए हैं। ये डेट मेंस वाले भी लिख लेना, एग्जैक्ट डेट लिख के आनी है ना। मार्किंग अ 21 मंथ पीरियड वाइडली, 21 मंथ की थी, widely considered one of the darkest hours of democracy in India। और हुआ क्या क्या, हेडिंग देखेंगे, अंदर नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। सिविल लिबर्टीज वर सस्पेंडेड, सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी, प्रेस फ्रीडम सस्पेंड कर दी, जुडिशरी को दबा लिया, राइट, और जो बोलता था उसे प्रिजन में डाल दिया। बैकड्रॉप क्या है जी? इंदिरा गांधी पहले लैंडस्लाइड जीते, विक्ट्री 1971 में, बहुत अच्छे इलेक्शन जीत गए, बट फिर क्राइसिस आ जाता है। इंडो पाक वॉर हो गई 71 में, ऑयल के प्राइसेस 73 में बढ़ गए, करप्शन बहुत राइज हो गई, इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट पॉलिसीज चला दी, इकॉनमी फेल होने लगी।
तो अब इन पे जोर लगने लगा स्टूडेंट मूवमेंट्स एंड जेपी मूवमेंट का, राइट। ये थे बंदे, जेपी साहब थे क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम के वेटरन। तो ये आदमी पहले से ये वो कहते ना आंदोलनवादी थे, आंदोलनकारी ही थे। इन्होंने कर दिया हिसाब किताब। सेम सिमिलैरिटी देखो 2014 में, 14 के बाद जब एमएसपी वाला लॉ लेके आए हैं, हुआ कि नहीं हुआ प्रोटेस्ट? कैन यू इमेजिन? मेजॉरिटेरियन सरकार जब आती है तो थोड़ा सा अथॉरिटेरियन हो जाती है, पर इंडिया उसे बार बार दिखा देता है। हम डेमोक्रेटिक हैं, हमें ड्यूटी पता हो ना हो, हक जरूर पता है अपने। ट्रू और नॉट, लुक इन टू योर सेल्फ, सेम फॉर मी, सेम फॉर यू, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबडी, बट this is how you support your answer, that how constitution is a living document. These are stark examples, clear examples, right? So JP नारायण साहब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कराते हैं, ये गांधीयन साहब हैं, क्विट इंडिया में भी पार्ट था। फिर ये 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस जो बाद में हमारे रेल मिनिस्टर बनते हैं, इन्होंने भी प्रोटेस्ट कराया, वो भी रेलवे में, देखो, राइट। तो प्रोटेस्ट फैली जा रहे हैं। और फिर अगले इलेक्शन में इलाहाबाद हाईकोर्ट कन्विक्टेड इंदिरा गांधी ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस। वकील भाई जो सुन रहे हैं, मुझे केस लॉ बताओ जिसमें इंदिरा गांधी का इलेक्शन को इनवैलिड कहा गया था। अगर आपको याद है तो आप बता दो। एक ही केस पढ़ा आपने तो इंदिरा गांधी वाला, एडीएम जबलपुर की। एडीएम जबलपुर की इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, इसमें बोला गया था इलीगल, इनवैलिड है। ऑल्दो एडीएम जबलपुर ऑल्सो हैड दोज थिंग्स। जीएस वाले लोगों याद करो, क्रॉनोलॉजी मैं कल सुनूंगा, प्लीज़ मुझे सुना देना। थैंक यू जो भी बता रहा था, बट दिस इज़ द प्रेसाइज थिंग। ऑल्दो एडीएम जबलपुर में भी ऐसी बात थी, बट नॉट दैट, दिस वन, राइट। सो इस केस में सर कोर्ट ने बोल दिया कि भैया आपका इलेक्शन इनवैलिड है। उसने कहा इंडिया, इंदिरा, मैं इनवैलिड हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो लेकर के आए अपनी अमेंडमेंट्स। फखरुद्दीन प्रेसिडेंट थे, उसे वो रातों रात बोला बेटा कर साइन। उसने, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया सिर्फ फ़ोन कॉल पे, कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर ने कुछ रिटर्न नहीं। फ़ोन किया रात को, सो रहा था बुढ़ा, तो चल उठ बुढ़े, आई एम सो सॉरी जस्ट फॉर सिनेमैटिक आइडिया। वो बेचारे से साइन करा लिए। अब मैडम ने लगा दी इमरजेंसी। फ्रॉम जून 25 1975 टू, देखो पीरियड देखो कितना बड़ा है, ये भी ध्यान रखना मेंस वाले भाई, 1975 से लेके 1977 तक, 1977 तक। एंड ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर। प्री वाले नहीं याद रखे, मेंस वाले, इस बार के मेंस वाले अगली बार नहीं आना, कोई फायदा नहीं, काट दो। सो सेंटर फेडरलिज्म को अंडरमाइन कर दिया। जब इमरजेंसी लग जाती है तो वी बिकम प्रैक्टिकली यूनिटरी, सारी स्टेट्स को भी कंट्रोल कर लिया साथ में। अब जो बोलेगा, लेजिस्लेचर को ऐसे कंट्रोल कर लिया, जो डिसेंट कर रहे थे उनको मास अरेस्ट कर दिया। मिसयूज कौन से एक्ट्स करे, ये मेंस वाले अगेन देख लेना, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, नजायज मिसयूज अंदर डाल दिया, ना दलील ना वकील, चल अंदर, राइट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स। अंग्रेज़ों वाला काम करने की कोशिश कर ली, पर हुआ क्या? अल्टीमेटली शी लॉस्ट एंड देन शी वॉज assassinated by her own bodyguard, राइट। हुआ ना ऐसा? क्यों हुआ? बिकॉज वो शेर था एक, यहाँ पे सेंटर में आके सुनाता हूँ, कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्ते नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्ते नशीन था, उसे भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था, है ना। द पर्सन हु वॉज हेयर बिफोर यू also had the misconception that he was the king. So never let overconfidence kill you. Always believe in scholars. Great scholars say, I am intelligent because I know that I don't know. है ना, मैं इसलिए समझदार हूँ कि मुझे पता है कि मुझे और कुछ बहुत सीखना है अभी. That is what I try to believe, कि nobody is perfect और बहुत सीखना है. और जितना मैं सीखता जाता हूँ मुझे पता लगता है कि मुझे और नहीं पता, राइट. सो
देन मैडम क्या कर रही हैं, लेजिस्लेचर को दबा लिया इमरजेंसी लगा के, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर स्टेट कंट्रोल कर ली, लोगों को अरेस्ट करी जा रहे हैं, जुडिशरी के लिए ये ले आए, आज हो रही 42nd अमेंडमेंट, बहुत बड़ी अमेंडमेंट, सारे पुट्ठे काम। इससे स्टोरी याद रखना कि कैरेक्टर्स याद रहेंगे 42nd की। इमरजेंसी के टाइम आ रही है, जुडिशरी को हियर इलेक्शन पिटीशन की ख़त्म कर दी कि पीएम का इलेक्शन चैलेंज नहीं कर सकते, इलेक्शन पिटीशन आप सुन नहीं सकते, बाय बाय थैंक यू, राइट। एक्सपेंडेड यूनियन पास टू ओवरराइड स्टेट मैटर्स, सारे स्टेट मैटर्स को खुद में खा लिया लगभग। गेव पार्लियामेंट एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि चाहे फाड़ के फेंक दो पार्लियामेंट कर सकती है, बट कौन पावरफुल निकला, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो मेड लॉज इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, कि जितने मर्जी वो बेसिकली क्या कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, वही लैंड ग्रैब वाली बात चल रही थी, है ना, कि लैंड ग्रैब करके बांटो, जो मेहनत नहीं करना चाहता उसको क्यों बांटो, जो मेहनत करना चाहता उसे दो, राइट। बट व्हाट शी डिड, ट्राइंग टू put a stamp of authority which was undue, undesirable and not at all feasible, right. So censorship and attack on the press, अब article 19 right to freedom was curtailed, emergency चल रही है, कौन से आर्टिकल से curtail हुआ, तालियां मार दो, देखो इतना अच्छा याद करके आई लड़की, ऐसे नहीं, तालियां, ये गुनाह नहीं होगा, चलो आधी आधी खा लो, 5 वाली ला दे, आती है चिपकी वाली जो दांतों में चिपक जाती है, आती है ना 5 वाली, आती है यार, मैं लेके आऊँगा, चलो एनी हाउ। सो न्यूज़पेपर को दबा दिया, आर्टिकल 19 को कटेल करके मैडम ने बताया 358 से, सही। एक्सटेंशन ऑफ लोकसभा टेन्योर कर दिया। ये ध्यान रखना, आजकल प्रीलिम में ऐसा फैक्ट आ जाता है कि क्या कभी एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर हुआ है, हाँ जी हुआ है। क्या इमरजेंसी के ड्यूरिंग हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। कितनी बार, अनलिमिटेड बार, बट 1 ईयर एट अ टाइम। अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो फिर नहीं हो सकता है, राइट। सो रिमेंबर दिस, किया था इन्होंने अपना टेन्योर भी आगे। सो इमरजेंसी लीगली फ्रेम तो करी गई, बट डार्क फेज था इंडियन डेमोक्रेसी में, डार्केस्ट स्टार ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला इसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, डार्केस्ट स्टार। वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला है अब, बट अब चलो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, जजेस यूज़ करो, बेटर है, राइट जी। वेपनाइजेशन ऑफ लॉज, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मीसा को 9 शेड्यूल में डाल दिया। 9 शेड्यूल में डाला तो क्या होता है जी, 9 शेड्यूल रिव्यू नहीं होता था, अब तो होता है। कब से होता है, डेट चाहिए भैया, साल नहीं चाहिए मुझे, डेट भी चाहिए, एग्जैक्टली 24 अप्रैल 1973, वेरी गुड। सो सबवर्जन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये भी केस अपना केशव नंदा भारती वाला जो केस है, बेसिकली ये यहाँ से भी एक रीज़न है कि सबसे सीनियर जज थे अपने जस्टिस खन्ना जी। खन्ना जी को बनना था चीफ जस्टिस, बट खन्ना जी ने डिसेंटिंग जजमेंट दे दी सरकार के खिलाफ। सरकार में कौन बैठा था, इंदिरा इज इंडिया, तो इन्होंने एक MH बेग जी को चीफ जस्टिस बना दिया, बाईपासिंग खन्ना साहब। सो खन्ना साहब ने कहा बेटा अब तो जुडिशरी का बुरा हाल कर देंगे। वो क्या चाहती थी, ये टर्म प्लीज समझ लेना, पेपर में आ चुकी है, कमिटेड जुडिशरी। Committed judiciary seems a nice word, just like commitments in life, but commitments are a sham. हर कोई दिल टूटा यहाँ पे सफ़र करके आया है, कोई मार खा के आया है, कोई दिल तोड़वा के आया है, तो कमिटेड जुडिशरी भी बुरी बात है ना। कमिटेड जुडिशरी क्या है, इट इज़ ओवर कमिटेड टू द गवर्नमेंट। वो फेयरनेस पे जजमेंट नहीं दे रही, वो सरकार के फेवर पे दे रही है। नॉट फेयर बट फेवर, निर्भव निर्वैर नहीं है वो फेवर कर रही है। पार्टीजन हो गई है, नॉन पार्टीजन नहीं हुई। ये सिलेबस रट्टा मार लो, टर्म्स कीवर्ड्स, मेंस वाले भाई खास करके, आप लोग तो मारो ही मारो। कल सुनूंगा इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस, 8 ही पॉइंट है, राइट। और मेंस वाले भाई लोग यही कीवर्ड्स चाहिए मुझे एज सच, सही।
सो जस्टिस खन्ना जी को हटा दिया, मतलब हटाया नहीं, ऐसे उन्हें सीजीआई नहीं बनाया, एंड बिकॉज उन्होंने डिसेंट दिया था। तो अब जुडिशरी भी डर गई। तो क्या हो गया जी, अल्टीमेटली इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ। पॉलिटी की पहली क्लास याद करो। वाई डिड वी गो फ्रॉम द किंगशिप टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट? किंगशिप से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्यों गए थे? लेक्स रेक्स से रेक्स लेक्स क्यों गए थे? बिकॉज वी वॉन्टेड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, लॉ विल बी द किंग एंड advocates would be the prince. No, people will not be the prince, right? So इन्होंने रूल ऑफ लॉ को अटैक कर दिया, इरोजन हो गया, राइट? सो की टेकअवेज वर ये पॉइंट्स यार एज सच स्क्रीनशॉट ले लो जो मेंस दे रहे हैं, एज सच स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, बहुत काम आएंगे। बताता हूँ कैसे, लेट्स रीड देम। रिकग्नाइजिंग अर्ली साइंस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। लेसन्स क्या सीखे हमने इमरजेंसी से? रेकग्नाइज अर्ली साइंस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। जब आ रहा है, दिख रहा है कि बिगड़ रहा है काम, तो जुडिशरी पहले ही रोक दे, राइट? स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल चेक्स, सेफगार्ड सिविल लिबर्टीज, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये वाला वे फॉरवर्ड आप पेपर में इस बार लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यों? इमरजेंसी पे सवाल आए ना आए। सेंटर में तगड़ी सरकार थी, अब वीक हो गई, तो सेंटर की अथॉरिटेरियनिज्म, मिसयूज ऑफ ईडी, सिविल लिबर्टीज का कोई वायलेशन, कुछ भी आएगा तो हमारे पास सेंटर स्टेट में फेडरल इश्यूज। ये बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड है, इसको एज सच आप भी लिख लो, फोटो ले लेना, दीवार पे चिपका देना। एक बुलेटिन बोर्ड सा है घर में, कमरे में, चलो दीवार पे सही, बट टूथपेस्ट से चिपकाना, निशान नहीं आता। अगर टेप लगाओगे पापा मारेंगे। तो एक जगह बना लो जहाँ पे हम चीज़ें चिपकाएंगे उतारेंगे, चिपकाएंगे उतारेंगे। आज ये चिपका देंगे। अब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़िया चॉकलेट ले आओ। एनी हाउ, मम्मी पापा को तो नहीं ले आओगे, ये लालची आदमी हमसे चॉकलेट मांगता है, अब मत देना भाई, कोई बात नहीं, ये सिर्फ मजाक की बात है। सो अब हमने पिछली बार बात करी थी दाल की। तो हम इंडिया में क्या कहते हैं? एक सेकंड, दिस इज माई क्वेश्चन। इंडिया में हमने देखा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी के लिए एमएसपी, कपड़े के लिए टेक्सटाइल पार्क, मकान के लिए पीएम आवास। बट व्हाट अबाउट दाल? सो रोटी कपड़ा मकान तो देख लिया, व्हाट अबाउट दाल? नो आंसर्स, नो एमएसपी, नो सपोर्ट। बट एज वी टॉक लास्ट टाइम, पेनिशिया है दाल, क्लाइमेट रेजिलिएंट, लेस वाटर इंटेंसिव, प्रोटीन रिच, हेल्थ प्रोटीन रिच, क्लाइमेट क्लाइमेट रेजिलिएंट, पानी कम पीती है, क्लाइमेटिक जोन यस, ब्लैक सॉइल हाँ, सब तो है हमारे पास। तो दाल में काला नहीं, दाल में क्या है? हीरा है। बट दिक्कत क्या हो रही है? जो दाल हमारी ज़रूरत है, $5.5 बिलियन, 5.5 बिलियन डॉलर्स, डॉलर रुपये नहीं, डॉलर, इतने की दाल इंपोर्ट करी है हमने। और इससे भी ज़्यादा पराठे तो बहुत खाते हैं ना हम, ऑयल सीड्स,
पाम ऑयल इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट इन ऑयल सीड्स, इससे भी डबल, इससे भी ज़्यादा पैसों के हमने बाहर से तेल मंगाया है ना। तो आलू के पराठे छोड़ देते हैं, अब महंगे पड़ रहे हैं, देश को महंगे पड़ रहे हैं, हमें चाहे सस्ते पड़ रहे हैं, राइट। घी के खाएंगे, चलो घी के खा लेंगे, कौन से वाले बनाओगे, देख लो, जो भी बोलते हो लाइबिलिटी हो जाती है उसके साथ। Anyhow, so pulse and oil imports, pulses and oilseed farmers across India face a persistent crisis due to lack of systemic government procurement at MSP. है तो सही, बट जैसे वीट और राइस को प्रोक्योर करते हैं वैसे रोबस्ट वे में एवरी ग्रेन ऑफ पल्स इज नॉट प्रोक्योर्ड। आज आपने क्या याद करना है, कल सुनाना है मुझे ऑडियो मैसेज भेज के बिना पढ़े कौन से क्रॉप्स पे इंडिया में एमएसपी है। 23-24 बातें हैं, सारे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, ऑडियो नहीं आएगा तो आपको अगली क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आई डोंट केयर, फीस दो ना दो, रिफंड ले लो, पर याद करके दिखाओ, राइट। सो अनलाइक राइस एंड व्हीट विच बेनिफिट फ्रॉम रोबस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स, दी मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन आर ऑफन निगलेक्टेड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सरकार को समझ जाना चाहिए। पंजाब को बचाना चाहिए, महाराष्ट्र, विदर्भ रीजन, सारे रीजन्स में पानी कम है। इंडिया इज़ अ वाटर स्ट्रेस्ड नेशन। नीति आयोग ने भी कह दिया, कमेटी ने भी कह दिया, वर्ल्ड ने भी कह दिया, पॉपुलेशन ने भी कह दिया कि हम प्यासे हैं, तो क्यों चावल को पानी पिलाई, जरूर इंसान को पिला लो, है ना। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड। क्या चाहिए हमें, पल्सेस में फार्मर्स आर वनरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। ज़्यादातर पल्सेस इस देश में एमएसपी के नीचे लेवल पे बिक रही हैं, नीचे रेट पे बिक रही हैं। और ये देखो एनॉमली, ये आयरनी समझना, फार्मर वाले भाई लोग माफ़ करना अगर आपको नहीं समझ आती। सो फार्मर दाल एमएसपी से भी नीचे बेच रहा है। आप 1 किलो दाल लेके आओ 200, 250, 300 रुपये किलो है। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, बिलीव मी फॉर दिस, ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज फार्मर खुद चाह रहा है कि मैं सिर्फ मंडी में बेचूंगा। सीधा मार्केट में बेचता वही दाल 200 रुपये की बिक रही है, और फार्मर खुद प्रोटेस्ट कर रहा है कि मैं एपीएमसी में बेचूंगा। खुद बैठे थे वो लोग वहां पे, बट क्यों, बिकॉज दे वर मिसगाइडेड बाय पीपल। पहली बात, आड़तियों से मिसगाइडेड, सरकार को लॉ बनाना नहीं आया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके फिर बनाओ लॉ, ऐसे बना के फेंक दिया जीएसटी की तरह। बट ये आयरनी देखो कि मेरा सामान महंगा बिक सकता है, मैं खुद सस्ता बेचना चाह रहा हूँ, ये हो रहा है देश में। सो एमएसपी फॉल्टी है, पल्सेस को दे नहीं पा रहा। देन रिकॉर्ड पल्सेस इंपोर्ट हुए, कितने के जी, 5.5 बिलियन, इतने ज़्यादा। बीच में हम पहुंच गए थे अच्छा भला, पल्सेस की सेल्फ सफिशिएंसी के आसपास पहुंच गए थे योजना कर करके, बट फिर कौन आ गए जी, एल नीनो भैया। हमने क्या करा, हमने स्कीम लगाई कि फार्मर कहता है ना मैं राइस और व्हीट लगाऊंगा, शॉर्ट सीजन वाली दाल ले आए, चना मूंग टाइप, वो जल्दी जल्दी उग जाती थी। तो फार्मर कहता है चलो जब तक राइस व्हीट का सीज़न आएगा बीच में लगा लेते हैं। तो दैट डिड द ट्रिक, हेल्प्ड अ लॉट। बट फिर एल नीनो चाचा आ गए, ये क्या करते हैं, बारिश रोक देते हैं, तो फिर पल्सेस की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और फार्मर्स को लगा जब अकाल पड़ेगा तो कहाँ जाना है, रोटी कपड़ा मकान, फिर वापस आ गए चावल, राइट। देन ड्यूटी कट्स, एक तो एल नीनो आया, ऊपर से जब दाल महंगी हुई तो इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम कर दी, तो बाहर के देशों ने फेंक फेंक के मारी दाल सस्ती, देश में दाल और सस्ती हो गई, तो फार्मर ने और छोड़ दिया। एक मेरे चैनल पे देखना, आपको मिलेगा इसमें सप्लाई कर्व इफेक्ट, यूट्यूब पे मिल जाएगा, शॉर्ट होगा, पुराने ज़माने का, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं, राइट, 30-40 सेकेंड या 2 मिनट का है। एनी हाउ, सो इन्फ्लेशन फॉल्स, फार्मर्स हिट। इन्फ्लेशन, द इम्पोर्ट सर्ज कूल्ड सीपीआई इन्फ्लेशन, सस्ती हो गई दालें, अब फार्मर कैसे बनाए, बाहर से सस्ती आ रही हैं पर यहाँ तो महंगी बन रही है ना। एक और बड़ा स्टार्टलिंग सा फैक्ट बताऊंगा आपको, लेट मी फिनिश दिस। इंडियाज वेजिटेबल ऑयल क्राइसिस, अब इससे भी ज़्यादा
कितने का जी? वो 5 बिलियन था, ऑयल का 20 बिलियन, 20.8 बिलियन का इंपोर्ट है। इसमें याद रखने वाली बात ये प्लीज़ याद कर लेना, 7.9 मिलियन टन्स ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। पाम ऑयल कहाँ से मंगा रहे हैं हम? इंडोनेशिया। सोयाबीन ऑयल कहाँ से मंगा रहे हैं हम? अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। सनफ्लावर ऑयल कहाँ से मंगा रहे हैं? ये इस करके सवाल आएगा, रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना। सो लर्न दीज फैक्ट्स। आप कहते हो लिखने को टाइम नहीं देता, मेरे साथ साथ लिख लो। सो पाम ऑयल कहाँ से मंगा रहे हैं? इंडोनेशिया। सोयाबीन ऑयल कहाँ से मंगा रहे हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील। और सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पे आया सनफ्लावर ऑयल, यूक्रेन और रशिया। ये क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? विच आर दी इम्पोर्ट डेस्टिनेशंस और इम्पोर्ट सोर्सेज फॉर इंडिया? पाम ऑयल इंडोनेशिया, सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना, ब्राज़ील, एंड सनफ्लावर ऑयल रशिया, यूक्रेन। सो अब कन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होता है? सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सप्लाई चेन आर डिसरप्टेड, आना जाना मुश्किल हो गया, ऑयल अगर लगाना मुश्किल हो गया, आग लगी पड़ी तो बेचारे ऑयल कहाँ लगाएं यूक्रेन में, है ना? सो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो जाती हैं और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो हमारा जब सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो हमारा बिल बढ़ रहा है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली द इशू विद ऑयल्स। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? ऑयल, अगेन ऑयल सीड कैन बी ग्रोन इन इंडिया। जीएम क्रॉप्स की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेस रेजिलिएंट इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेड ऑयल सीड्स अच्छे से लग सकती हैं। ग्राउंडनट टी क्यों बनाई जा रहे हो? पाम ऑयल को रिप्लेस कर लो, अनहेल्दी है वैसे भी, है ना? चॉकलेट्स में पाम ऑयल है, इसलिए शायद महिमा जी मुझे कह रही हैं 10 रुपए की खा लो। पैसे की बात नहीं है, मेरी सेहत की कदर करती है। कोई ये मत सोचना महिमा कंजूस है ना? सपना तो अब वो हो चुके हैं, नहीं वो हो चुके हैं, क्या होते हैं वो, नहीं इम्यून हो चुके हैं अभी, ये पिछले 3-4 हफ्तों से नहीं ला रहे हैं तो मुझे वो हाँ होप ही नहीं है। एनी हाउ यार, ये भी अच्छी चीज़ है, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल। जस्ट अ सेकेंड, ये वही वाला है, हाँ। सो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल, इसमें फैक्ट कौन सा याद करने वाला है? मेरे ज़माने में कार्टून आता था बर्डमैन, आपके ज़माने में आता था? नहीं, देखना कभी यूट्यूब पे। एंग्री बर्ड तो अभी आए थे बच्चे, चलो आपके ज़माने में होंगे, वो जो लाल सी वो बर्ड सी होती थी, एक नाम भूल जाता हूँ मैं इसमें, एक सेकंड दो मेरे को। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड यूनेप, सो आई बैट में कितने वर्ड हैं? आई बैट 4, इसके अलायंस पार्टनर बनाने वाले कौन है? 4 बड़े बड़े नाम है इसलिए ज़रूरी है। बर्ड लाइफ आ गया, यूपीएससी का फेवरेट IUCN आ गया, एक और फेवरेट यूनेप आ गया, और आजकल का फेवरेट ऑब्सक्योर कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये मैंने भी पहली बार सुना है, इंटरनेशनल, ठीक है। सो आई बैट किससे बना है?
किसने बनाया? IUCN, बर्ड लाइफ, कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड यूनेप। बाकी बातें ऐसी तैसी, वी डोंट केयर। क्या करता है जी? एक बात जो आजकल का न्यू ऑयल है, डेटा। डाटा बोलो, डेटा बोलो। बायोडाइवर्सिटी पे सबसे ऑथेंटिक डेटा किसके पास है? आईबैट के पास। और इसका सबसे फेमस डेटा कौन सा है? स्टार मैट्रिक। क्या हमने देखना है कैसे कैलकुलेट होता है? मैंने तो नहीं देखना, आप देख लेना। सो 3-4 बातें याद रखने वाली आईबैट के बारे में। बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया। कौन सी? बर्ड लाइफ, IUCN, UNEP एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल। और सबसे ऑथेंटिक बायोडाइवर्सिटी का डेटा इनके पास होता है, और स्टार मैट्रिक भी ये पब्लिश करते हैं। उसके बाद बाकी छोड़ो, रट्टा लगाओ, जिंदाबाद। बर्ड लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत फेमस है। उसमें चिड़िया होती है, चिड़िया की कंजर्वेशन करते हैं, है ना। एनी हाउ, ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। ये ब्लैक ही बहुत है दुनिया में। काली जिंदगी, कालियाँ रातां, काली गड्डियाँ, काले गाने, काले दिल। सिर्फ चेहरे छोड़ के सब काला है सनस्क्रीन के ज़माने में, है ना। मेरा तो चेहरा भी काला हो रहा है यार। सनस्क्रीन बताओ कोई अच्छी सी मुझे। ला क्या? वो चिट्टा कर देती दाढ़ी को यार। दाढ़ी चिट्टी होती मेरी, वैसे ही चिट्टी हो रही है धीरे धीरे, है ना। वो अब कटाने जाता हूँ तो भैया प्लीज़ वाइट बाल निकाल देना। नेचुरल रेमेडी, सन स्क्रीन की नेचुरल रेमेडी कौन सी? प्रभु प्रभु प्रभु, हाथ जोड़े पहले, ऐसे नहीं बात। प्रभु, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे? एनी हाउ, हम ऑनलाइन चल रहे हैं यार, आप मजाक करिए यार। अब अच्छा, ब्लैक मास में क्या है? ब्लैक मास इज अ टेक्नोलॉजी टू रिकवर lithium etc. from used batteries। अब बुरा मत मानना, एडल्ट हैं हम लोग, हमें भी तो आदत होगी आजकल यूज सामान वाली, है ना। सो ब्लैक रिकवरी टेक्नोलॉजी इज, याद रखने के लिए बोला है मैंने कि ज़िंदगी में याद रहे, है ना। काले काम थे, कैसे कर रहे हैं? यूज्ड माल के साथ। इंडिया में क्या कर रहे हैं हम? बहुत बढ़िया काम, गलत काम नहीं। लिथियम निकाल लेंगे, लिथियम या और कोई मेटल फ्रॉम यूज्ड बैटरी। क्या फ़ायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा। इंडिया के पास क्या नहीं है? लिथियम नहीं है। नहीं तो सूरज देवता तो इतने बड़े हैं हमारे पास, इतना अच्छा एरिया हमारा। इस सोलर एनर्जी को सही से यूज़ कर लें, हमें जरूरत ही नहीं और किसी चीज़ की। गाड़ी चलाओ सन से, सर्दी में गर्मी लो सन से, गर्मी में सर्दी लो सन से। कैसे? सोलर पैनल लगाओ, AC चलाओ, जिंदाबाद, है ना। सो ये रिकवरी टेक्नोलॉजी यूज्ड बैटरी से हमने जो नई डेवलप करी है, वी आर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इंडिजिनियस बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी बनाई है, ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। क्या कर रहे हैं जी? लिथियम, कोबाल्ट, निकल जो मेटल है उसमें उसे यूज्ड बैटरी से निकाल रहे हैं कि दोबारा से रिसाइकल हो सके। और ये हमारे लिए, अपने लिए नहीं कर रहे, हम इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। रिसाइकल, रीयूज, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, वी बिलीव। इसलिए नहीं कर रहे कि चाइना को पैसे देने पड़ते लिथियम के, इसलिए कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट बचेगी। सही जी। सो इट्स ड्यूअल मोड वेट एंड ड्राई ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी इंश्योर्स हाई एफिशिएंसी। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, 97 to 99% रिकवरी। चला भी ली बैटरी, उसके बाद उड़ा भी दी बैटरी। एक बार ज़िंदगी में हमने सेकंड हैंड इको कार ली। इको वैन देखी है, हमने दरवाजे खोलते हैं, बड़ी बड़ी सी होती है, मारुति इको। तब ना वो फैशन में आई हुई थी गुंडा वैन के नाम से। किडनैपर होता है एक पिक्चर में, वो उसे रखता है। तो ऐसी शौक में ले ली। तो जितने की ली थी उसे 6 महीने चलाया भी, और 6 महीने बाद उससे महंगी बेची भी। सो सिमिलर,
चलाया भी 97-99% मेटल, वापस भी निकाल लिया, काम आ जाएगा, राइट। सो द रिकवर्ड बैटरी ग्रेड कंपाउंड सच एज लिथियम, ये यूपीएससी वाले एक बार देख लेना, रिकवर होता है लिथियम कार्बोनेट एंड कोबाल्ट सल्फेट, और ये ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं। जस्ट थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लेना, ज़्यादा नहीं याद होता, राइट जी। देन व्हाट इज ब्लैक मास, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डार्क ग्रैनुलर मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर लिथियम आयन बैटरीज आर श्रेडेड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग। श्रेड कर देते हैं, जैसे चिकन को श्रेड नहीं करते पकाने से पहले। कितने नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पे? अरे यार होना चाहिए था, आपके इलाके में तो स्पेशल मिलता है वो। कोई भी नहीं है घर में, पापा मम्मी भाई बहन, मंगाना। आई स्पॉन्सर दे कुक, बिकॉज वो स्पेशल उसका फ्लेवर होता है ना। द एरिया वेयर गांधी जी हेल्ड हिज फर्स्ट प्रोटेस्ट, वहाँ का चिकन मशहूर है। कौन सी जगह आपने बोला अभी? चंपारण, चंपारण का चिकन। Anyhow, so it contains a valuable mix of metals, lithium, cobalt, nickel, manganese, graphite. ये प्लीज़ आजकल इस पे सवाल बहुत आ रहे हैं। I'll suggest जिन्होंने अगली बार प्रीलिम देना है वो 1-2 दिन लगाना इस पे। इन सब पे ना बैटरी के रिलेशन में आधा पेज लिख लेना। कभी पूछ लेते हैं कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, कभी पूछ लेते हैं कौन सा बैटरी में यूज़ हो रहा है, रिचार्जेबल बैटरी में यूज़ हो रहा है, कौन सी बैटरी बेटर है, अगर हम लिथियम की जगह सोडियम से जला लें फिर क्या होगा, अब एल्यूमिनियम से भी जला रहे हैं। तो मैं तो साइंस में कराऊंगा ही, पर आप खुद से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। सही, चलो। सो दीज मटीरियल्स आर असेंशियल टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू बैटरीज, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन हम आ जाते हैं मियाँ तानसेन पर। बोला जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो बारिश होती थी। कौन सा गाना था? जब वो गाती है तो बारिश होती है, दिनम दिनम दिन दिन, ऐसा था ना गाना कोई। तो ये तानसेन में सच्ची में बारिश होती थी। मियाँ तानसेन फिर अल्टीमेटली क्यों फेमस हुए? बिकॉज ये इंडिया के बहुत फेमस बादशाह अकबर बादशाह के 9 नवरत्नों में से थे। बट क्या ओरिजिनली उसी के आदमी थे? नहीं, ये पकड़ के लाए थे इसे। बट ये आदमी गाता इतना अच्छा था कि उन्होंने मारा नहीं, पाल लिया। सो तानसेन साहब, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मोहम्मद गौस के वो नहीं होने दी सेरेमनी, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, यहाँ आ जाओ। प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिक म्यूजिक कंपोजर हैं। 2-3 सवाल ही आते हैं इनके बारे में कि क्या इन्हें टाइटल तानसेन अकबर ने दिया? नहीं, अकबर ने नहीं दिया, राइट। सो वोकलिस्ट है, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन है। ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हु इम्प्रूव्ड एंड पॉपुलराइज दी प्लक्ट रबाब, जो ये फोटो में बजा रहे हैं, टंग 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 टंग, दिस इज नॉट अ सितार। सो ही फर्स्ट स्टेड अंडर शेल्टर ऑफ दौलत खान। ये दौलत खान कौन है? शेरशाह सूरी के पुत्र, शेरशाह सूरी पुत्र, ठीक है, दौलत खान के साथ रहे। देन किंग ऑफ रामचंद्र और बांधवगढ़ के पास गए, सिंगर ऑफ किंग ऑफ रामचंद्र और बांधवगढ़। ये चेक कर लेना फैक्ट, तानसेन टाइटल शायद इन्होंने दिया था, बट फिर भी रीचेक, क्योंकि पेपर में आता है अकबर ने दिया, नहीं अकबर ने नहीं दिया, राइट। सो फिर यहाँ से ले गए इनको मुगल एम्परर, दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट, जलालुद्दीन अकबर। और अकबर गेव हिम टाइटल ऑफ मियाँ। तानसेन अकबर ने नहीं दिया, मियाँ दिया, राइट। सो लर्नेड मैन मतलब होता है, चलो ठीक है। दूसरा सवाल कैसा आता है? ये सवाल आता है, क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग सम फेमस रागस, मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दरहन, ब्ला 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 ब्ला। आंसर कैसे करना है? इसे याद नहीं करना, नहीं मियाँ नहीं होगा। ऑप्शन आएगा कि तानसेन इज क्रेडिटेड विद डूइंग दीज और इंट्रोड्यूसिंग और कंपोजिंग दीज ब्ला 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 ब्ला। आंसर इज यस। देन दूसरा ऑप्शन आएगा, तानसेन रोट इन द फेवर और इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आंसर इज, क्यों इस्लाम है भाई, ये क्यों लिखेंगे कृष्ण जी के फेवर में, राइट। ऑप्शन का मेकअप समझना है।
कॉम्पोजिशन इसने की, हाँ करी, कुछ लिख दो आगे, करी हाँ करी, बट कोई स्पेसिफिक फैक्ट मारा है तो गलत होगा, उस पर लॉजिक लगाना है। इस्लामिस्ट आदमी कृष्ण जी के बारे में क्यों लिखेगा, राइट। सो रिमेंबर्ड फॉर क्लासिकल, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एक्चुअली ये है इनकी, ध्रुपद। कल्चर में जब आपने, आपके भैया जी ने पढ़ाए होंगे आपको, क्लासिकल म्यूज़िक दो ही होते हैं, है ना, संस्कृत एंड साउथ वाला। सो उसमें ये ध्रुपद घर, कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंटेंसिव ऑन योर थ्रोट, एंड दिस वॉज क्रेडिटेड टू, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज फ्रॉम मियाँ तानसेन। सही जी, मियाँ टाइटल किसने दिया, अकबर ने, तानसेन अकबर ने नहीं दिया, राइट जी। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रोल, दो ही फैक्ट याद रखने वाले, 57 मेंबर्स और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, तुक्का मारो, अमेरिका में हो सकते हैं, इजराइल में होंगे ना, इजराइल में। कुर्सी उठा के मारूं, क्या है नाम इसका, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इजराइल में हो सकते हैं। आप मारोगे कि कुर्सी के मैं मारूं, इजराइल बेटा इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस्लाम उसे सोचता है कि जब मौका मिलेगा, इंडिया का सपोर्ट कराया था वो कहानी भी सुनाऊंगा, जब मौका मिलेगा इसके खंजर घोंप दूंगा इसके गर्दन में। इजराइल का और इस्लाम का इट्ट कुत्ते का बैर है, इजराइल में नहीं हो सकते। तो इनके एक थोड़ा सा अमेरिका सपोर्टेड जो आइडिया है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, है ना। चलो जी, और कुछ याद करने वाला बिल्कुल नहीं। कॉन्फ्रेंस होती है, मिलते हैं जुलते हैं, जो बहुत कहीं ना ऐसे रट्टू दोते होता है कि सर मुझे ज़्यादा फैक्ट बताओ, ये ले बेटा कर ले। इनकी 3 मीटिंग होती हैं, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, हाईएस्ट बॉडी, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े होते हैं, कहीं मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि सर आप पीपीटी नहीं पढ़ाते। बेटा जो काम की चीज़ है वो पढ़ा दी, पीपीटी तो रीड कर लेना, है ना। सो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस होती है, सुप्रीम अथॉरिटी है, 3 साल में एक बार मिलती है। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, 1 साल में हर बार मिलते हैं। जनरल सेक्रेटरीट है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जिसमें अगर लगता है किसी को गलतफहमी है कि इस पर मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, कर लो याद, आई डोंट थिंक सो। इस पर क्वेश्चन वही आना चाहिए जो 3 फैक्ट हमने शुरू में लिखे। कितने मेंबर्स हैं सपना जी? 57। सेकेंड लार्जेस्ट है, कहाँ हेडक्वार्टर है जी? वेरी गुड। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024। क्लाइमेट वालों को एक चीज़ बहुत पसंद है, हर बारी न्यूज़पेपर में यही आता है, 1970 से पहली बार इतनी बारिश हुई, सबसे ठंडा साल, सबसे गर्म साल, सबसे ज़्यादा बारिश। मतलब इनके सबसे ज़्यादा, मुझे बचपन से देख रहा हूँ मैं, बचपन से देख रहा हूँ मैं ये, कि इनके सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा सर्दी, सबसे ज़्यादा ही हो रहा है ना। सो सिमिलर इज हेयर। ये कहते हैं 2 बातें, एक तो याद करने वाली बात, WMO ने निकाली रिपोर्ट, ठीक है। दूसरी बात, आज तक का सबसे गर्म रिकॉर्डेड ईयर कौन सा है? 2024। और 10 सबसे ज़्यादा गर्म साल ये ईयर्स हैं जिनमें 10 मोस्ट वार्म ईयर्स रहे हैं। सबसे गर्म कौन है? हैं? एक बारी ऐसी क्लास चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था सबसे गर्म कौन है, उधर से बदतमीज़ लड़का था, उसने हीरोइन का नाम बोल दिया। फिर हमने क्या करा, एडमिशन कैंसिल। तो बदतमीज़ी नहीं टॉलरेट करते हम, डरा रहा था मैं, है ना। 2024 सबसे गर्म साल है, WMO ने रिपोर्ट निकाली है, और 2015 से 24 में
हाईएस्ट वार्मेस्ट 10 ईयर्स रहे हैं, ठीक है। सो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया WMO ने निकाली है जी, 5th एडिशन है और UN रिसर्च एजेंसीज के साथ निकाली है। ग्लोबल मीन टेम्परेचर वो इन 2024 वॉज हाईएस्ट। कौन से पीरियड के लिए नापा है हमने, एक सेकेंड जी। इंटरप्शन। सो समझ गए क्या था इसमें। 2024 सबसे गर्म है। कब से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, 1850 से 2024 तक। ये रिकॉर्डेड ईयर्स हैं, इससे पहले क्या हुआ हमने रिकॉर्ड नहीं करा, है ना। देन एस्टिमेट्स कमेटी, एक ही बात बार बार करता हूँ, इज 30, इज 30। कितने मेंबर है, 30। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने हैं, 22। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में कितने हैं, 22। सो ये हमेशा याद रखना है। फाइनेंशियल कमिटीज 3 ही इंपॉर्टेंट है और इसमें एक ही कंफ्यूजिंग फैक्ट है, एज 30, रेस्ट है 22। और फिर ई अलग है तो इसमें सारे मेंबर लोकसभा के होंगे, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होगा, डिराइव हो जाएगा, बट ई इज 30, राइट। राइमिंग सीखेंगे हम। सो एस्टिमेट कमेटी में मुंबई में विधानसभा में इनॉग्रेट करा कॉम्प्लेक्स, कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1950 में। कितने मेंबर हैं, 30। इलेक्टेड कितना टेन्योर होता है, 1 साल का, एवरी ईयर बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स। चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर। क्या मिनिस्टर इसका चेयरमैन हो सकता है, नहीं। मिनिस्टर इसका मेंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसी को तो अकाउंटेबल बनाने के लिए बनाई गई है। सही जवाब। चलो, सो एस्टिमेट्स कमेटी के क्या क्या फंक्शन है जी। ये बजट एस्टिमेट्स को एग्जामिन करता है, स्क्रूटनाइज करता है और रिपोर्ट करता है कि भैया रिपोर्ट करो कि आप ये खर्चा मेरे को सही नहीं लग रहा, राइट। जैसे पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी इफेक्टेड, राइट जी। सो जो एस्टिमेट्स बनते हैं, बजट प्रोसेस याद है, उन एस्टिमेट्स को स्क्रूटनाइज करना इसका काम है। कौन से एस्टिमेट्स को स्क्रूटनाइज नहीं करेगा बजट को, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, वो कौन करेगा, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, राइट जी। सो द कमिटी में कंटिन्यू द एग्जामिनेशन ऑफ एस्टिमेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आउट द ईयर एज वेल। और क्या इसके बिना कहे, एस्टिमेट्स कमेटी के बिना कहे डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग हो सकती है। लो है बाबू, सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, होता नहीं है। बट एस्टिमेट्स कमेटी रिपोर्ट ना भी दे, फिर भी पार्लियामेंट चाहे तो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोट हो सकता है जी। प्रॉब्लम से चलो। सो इट शेल नॉट बी इनकम्बेंट टू द कमिटी टू एग्जामिन द इंटायर एस्टिमेट्स। जो इनका मन करे वो एग्जामिन करे, जो ना करे वो ना करे, सही जी। देन estimates committee working soon after it is constituted, the committee selects such estimates जो इनको सही लगे as it deems fit। जो estimates इसे एग्जामिन करना ही कर लेते हैं, राइट जी। कमिटी ऑल्सो एग्जामिन मैटर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट विच में अराइज इन द लाइट ऑफ द वर्क। कुछ भी चीज नहीं आई तो उसको भी एग्जामिन कर सकता है। बट बेसिक आइडिया क्या है एस्टिमेट्स कमिटी का, एक ही फैक्ट, इज 30, याद रखना ये सारी जिंदगी। देन ये है जी फॉर एवर केमिकल्स। दिस इज दी समरी। हीरा है सदा के लिए, ये केमिकल्स भी सदा के लिए थे, फॉर एवर केमिकल्स हटते ही नहीं थे। तो बैक्टीरिया ने कहा मैं बताता हूँ,
तो हमने ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ लिया है जो फॉरएवर केमिकल्स को भी डिग्रेड कर देता है। पर पहले समझो, फॉरएवर केमिकल्स हैं तो मतलब लगभग पोल्यूशन होंगे, पोल्यूटेंट्स होंगे। पोल्यूटेंट है तो फॉरएवर केमिकल है तो क्या होगा, पोल्यूटेंट है तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, इजिली डिग्रेडेबल नहीं होगा, है ना। और साथ में ज्यादा डिग्रेड मतलब हर्ट करेगा एनवायरमेंट को, तभी पोल्यूटेंट होगा। सो पोल्यूटेंट वुड बी लॉन्ग लास्टिंग, नॉट इजिली डिग्रेडेबल एंड हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा, और जो चतुर एस्पिरेंट थे वो तो समझ गए पोल्यूशन की बात हो रही है तो होगा ही तीन, ऊपर नाम लिख दिया ना ऐसा सवाल, पर एंड पोलीफ्लोरल सब्सटेंसेस। कुछ बालक तो आम मैंगो कोचिंग्स वाले, आम कोचिंग वाले ये वर्ड सोच के छोड़ा है क्वेश्चन, ये तो मैंने सुना ही नहीं, है ना। बट कितना सिंपल था, वो बस आपको कह रहा था कि ये हर जगह पाया जाता है ना, और ये इजीली डिग्रेड भी नहीं होता है, और ये फिर पोल्यूटेंट भी है। तो जब हर जगह पाया भी जा रहा है, डिग्रेड भी नहीं हो रहा, पोल्यूटेंट तो होगा ही। कॉमन सेंस, इसकी जरूरत नहीं, राइट। अब हमने सीख लिया इसे डिग्रेड कैसे करें। रिसर्चर्स ने 20 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ढूंढी है, जब फाइनल हो जाएगी तो ये देख लेंगे कौन सी है। अभी क्या देखना है, पीएफएस और पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फॉरएवर केमिकल्स बिकॉज ये डिग्रेड नहीं होते। पिछली बार तक हम सिर्फ यही पढ़ रहे थे, पीएफएस आर फॉरएवर केमिकल्स। अब एक और बात देखने वाली है, बिकॉज ये सवाल आ चुका है, तो अगले लेवल पर जाएंगे। ये दो केमिस्ट्री के दोस्त हैं जिनका बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे फेविक्विक चिपकाता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी लॉन्ग। सो फॉर एवर केमिकल्स में कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड होता है यूजली, और ये टूटता नहीं, इसीलिए फॉर एवर केमिकल्स डिग्रेड नहीं होते, राइट। अब मैंने आपको कीवर्ड दे दिए, जाके पढ़ लेना 5-7 घंटे इस पे, है ना। कार्बन फ्लोरीन लिख लो, चलो चलो, ऐसा नहीं, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है, ये टूटता नहीं आसानी से, है ना। और इसी करके फॉरएवर केमिकल्स में यूजुअली कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होता है, इसीलिए डिग्रेड नहीं होता। K6 मिसाइल, 3 बातें याद करने वाली, हाइपरसोनिक, याद है, सोनिक स्पीड, साउंड की स्पीड, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक हमने बात करी थी। हाइपरसोनिक है, सबमरीन से लॉन्च होएगी, तो इंडिया ने बनाई नई मिसाइल, दिवाली पे चलाएंगे। क्या क्या है जी K6 में, 8,000 किलोमीटर की रेंज, सबमरीन से निकलेगी, हाइपरसोनिक स्पीड पे चलेगी, और ये बोथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों को ले जा सकेगी, सही बात। सो K6 मिसाइल बनाई है जी, इंडिया इज डेवलपिंग K6 हाइपरसोनिक सबमरीन मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ज्यादातर सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल या टॉर्पीडो होते हैं, राइट। सो अंडर डेवलपमेंट है डीआरडीओ, चलो ठीक है। देन इसमें बात क्या देखने वाली, एक और, एक तो न्यूक्लियर जो सबमरीन है हमारी एसएसबी क्लास, उससे भी निकलेगी। और देखने वाली बात इस, पहले हमारे पास K6 मिसाइल की तो 8,000 रेंज है, इससे पहले हमने K3 भी टेस्ट करी थी, 1,000 से 2,000, K4 3,500 किलोमीटर, K5 5 से 6,000। तो K3 मिसाइल 1,000 to 2,000, K4 मिसाइल 3,500, K5 5 to 6,000, K6 8,000। न्यूक्लियर वॉरहेड भी, कन्वेंशनल वॉरहेड भी, सबमरीन से निकलेगी और 8,000 किलोमीटर चलेगी, कौन सी स्पीड पे, हाइपरसोनिक स्पीड। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनमें याद करने वाली बात, होम मिनिस्ट्री के अंडर बनाया गया था,
डेटा कलेक्शन करता है। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है सेंसेस है, और पहली पुरानी और अच्छी बातें जो काम आ जाती हैं, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन करता है, राइट। अब आपसे सवाल 7 करोड़ के लिए, इंडिया में पहली बार लिंग्विस्टिक सेंसस कब हुआ था? क्विट। आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। सो मैं रिपीट करता हूँ, भारत में पहली बार लिंग्विस्टिक सेंसस कब हुआ था? 1928, राइट। सो लिंग्विस्टिक सेंसस भी होता है इंडिया में, एंड लेट्स लुक एट द रजिस्ट्रार जनरल of India has asked all states to ensure that birth certificates are issued to mothers of newborn children before they are discharged from hospitals. इन्होंने बोला है कि जो जो बच्चा जाएगा खासकर सरकारी अस्पताल से उसको स्टैंप लगाएंगे कि बेटा, बच्चे पे नहीं सर्टिफिकेट। दागन चेहरा नहीं कर रहे हम। किसने चलाया था दागन चेहरा? खिलजी ने चलाया था, अलाउद्दीन। उससे पहले कोई नहीं करता था। बलबन, उससे पहले चेक करना, कर लेना चेक। पोजीशन रोल इज मेनली टू इंश्योर सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रार जनरल। सेंसस ऑफ इंडिया भी करवाएंगे यही, क्योंकि न्यूज में है तो पता होना चाहिए कौन करवा रहा है ना। एंड फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे कब हुआ था इंडिया में? जॉर्ज एब्राहम ग्रेसम ने 1928 में कराया था। लिंग्विस्टिक सर्वे भी होता है, भाषा कितनी, कौन, कैसे, क्या, राइट। सो लिंग्विस्टिक सर्वे हो रहा है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, मैंडेटरी फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। रियल टाइम कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन काउंटिंग मैकेनिज्म है। अब क्या हो रहा है? सेंसस कितने साल बाद, कितने साल बाद हो रहा है सेंसस इस बार? 16 साल बाद। 2021 में होना था, 25 में हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोविड, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। हमने लास्ट क्लास में कर लिया। सलखन फॉसिल पार्क, एक ही बात याद करने वाली, उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। दिस इज इन उत्तर प्रदेश, सलखन फॉसिल पार्क। यहाँ पे क्या मिलता है? पुराने अंडे मिलते हैं, पुरानी हड्डियाँ मिलती हैं, ये मिलता होगा, सब मिलता है ना। कैम्ब्रिज पीरियड का है, मीजोटोरिक जोइक जो भी होता है उसका है। मैं भी नहीं याद करता, आप भी नहीं करो। अगर पेपर में आगे लिख देना सर ने बताया, है ना। सो क्या मिलता है यहाँ? पुरानी हड्डियाँ, पुराने अंडे, ये दबे हुए कीड़े मकोड़े। पर एक चीज़ ज़रूरी है अगर समझनी, जो मैंने भी याद करी है, आप भी कर लेना। सो यहाँ पे मिलते हैं जी स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये चीज़ थोड़ा देख लेना, साइंस वाइंस में आ जाता होता है। स्ट्रोमेटोलाइट्स ये क्या है जी? दीज आर so stromatolites are कम्युनिटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ये बेसिकली लेयर्स में बन जाते हैं। और देखो, अगर ये लेयर 10 साल पहले बनी, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, ये 2000 साल पहले जो पैदा हुए थे उनको देखोगे अगर निकाल के, तो उनकी ग्रोथ, उनका बिल्टअप ये बता देगा कि 2000 साल पहले कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन थी, क्या टेम्परेचर था, क्या वाटर था, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। सही बात। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। क्या है स्टोमेटोलाइट? द कम्युनिटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पे भी फॉसिल पार्क में भी है। देन कमिंग टू UN80 इनिशिएटिव। सो एक और सवाल बहुत जरूरी,
मैनकाइंड की 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स अब इस टाइम में कौन सी हैं? 3 biggest problems which mankind faces today are climate change, technological disruptions and misinformation, and inequalities rising in the society. ये तीनों के लिए क्या जरूरी है? multilateral institutions which are fair. क्या था रूल ऑफ लॉ में? JFR, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. सो हमें मल्टीलेटरलिज्म चाहिए. और आसपास क्या देख रहे हैं? यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, इसराइल लड़ रहा है, पैलेस्टीन लड़ रहा है, लेबनान लड़ रहा है, इंडिया लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, ट्रम्प तो अपने आप से लड़ रहा है, एलॉन मस्क लड़ रहा है ट्रम्प से. सो दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, सारी जगह तबाही है. इसके लिए UN80 इनिशिएटिव है जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN ने चलाया है. दिस इज UN80 टास्क फोर्स. दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट मल्टीलेटरलिज्म. ये मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं जी? वी वांट टू रीअफाइन द वैल्यू ऑफ मल्टीलेटरलिज्म rather than regionalism, bilateralism. We want multilateralism. इंडिया का कौन सा कंसेप्ट बोलता है कि एक पूरी दुनिया एक फैमिली है? कौन सा वो टर्म है? वासुदेव कुटुंबकम. व्हाट डज इट से? ऑल द वर्ल्ड इज फैमिली. व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? द सेम थिंग. मेंस वाले लोग UN80 को एग्जाम्पल यूज करना इन योर आंसर्स फॉर सॉल्विंग सिचुएशंस. लाइक एक एग्जाम्पल ये होएगा फॉर सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड, any multilateral issue. UN80 is one example. राइट जी? बाकी बातें क्या याद करने वाली हैं? कर लो भैया, मुझे तो नहीं होती. ह्यूमैनिटेरियन एंगल कवर करता है, पीस ट्रीटी कवर करता है, नींद को कवर करता है ना? और थैंक यू सो मच को भी शायद कवर करता हूँ. ठीक है जी. थैंक यू फॉर बेयरिंग मी फॉर सो लॉन्ग एंड अपॉलॉजीज फॉर एनीथिंग सेड और डन. बट नो केस कैन बी इंस्टीट्यूटेड. कौन सा आर्टिकल है बताओ? वोट गिवन और एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट. 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. एक चीज रह गई थी. आपने मेरे से बताया था कि पाकिस्तान जब इंडिया से लड़ाई होती है अभी, तो इजराइल क्यों सपोर्ट करता है? सो why did Israel support इंडिया व्हेन कॉन्फ्लिक्ट वाज विद पाकिस्तान? बहुत बड़ा रीजन इजराइल की खुद की सेल्फिश नीड है. क्योंकि मुस्लिम देशों में एक ही है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान. अगर मुसलमान देशों में से कोई इजराइल को हरा सकता है, दैट इज लड़ सकता है, हरा नहीं, लड़ सकता है, पाकिस्तान. सो इजराइल वुड ऑलवेज वांट कि पाकिस्तान खत्म हो जाए और इंडिया ही कर दे. हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, है ना? सो पाकिस्तान खत्म होता है तो इसमें इजराइल का फायदा है कि कोई भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स बैठ के हमसे ना लड़े, क्रूसेड्स ना हो जाए दोबारा से इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी की लड़ाई में. सो इजराइल सपोर्टेड इंडिया बिकॉज इट हैड सेल्फिश इंटरेस्ट इन फिनिशिंग पाकिस्तान और हार्मिंग पाकिस्तान. कॉज ट्रस्ट मी, आप बुरा मानो अच्छा मानो, बट मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग में है. हमारा नेबर है भाई, पड़ोसी किसका फिर? पर ये भी सच है, ये भी सच है. पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, उसे भी पता है, हमें भी पता है कि इंडिया को हरा नहीं सकता. क्यों? पंजाबी च ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸੀ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ.